Good morning, students. Today, in this video, I'm going to teach you about how to determine the taxable capital gains. Okay, then first you should know what is capital gains. So the profit arising from transfer of capital assets is called capital gains. इसका मतलब अगर आप कोई कैपिटल एसेट्स को बेचते हो तो आपको जो हो रहा है प्रॉफिट दैट इज योर कैपिटल गेन्स. दैट मीन्स there should be somewhat difference between asset or capital asset. So you should know first what is capital asset. Okay, then the property of any kind which is movable or immovable, tangible or intangible, fixed or circulating, etc. are defined as capital assets as per the law. इट मीन्स कि आप जितनी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी जानते हैं, कोई भी एसेट्स जानते हैं, चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, ऑल आर एक्चुअली एसेट्स. बट दिस शुड बी, you have to pay extra attention because we know all properties are defined as capital asset, but the following assets are not defined as capital asset. लेट्स चेक कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, कौन सी ऐसी एसेट्स हैं जिनको एज पर द लॉ अंडर द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल असेट नहीं रखा गया. फर्स्ट वी हैव द स्टॉक इन ट्रेड. एक्चुअली जो आपका बिजनेस का स्टॉक है, अगर आप उसे बेचते हो तो यू विल गेट एक्चुअली बिजनेस प्रॉफिट, ना कि कैपिटल गेन. तो बिजनेस स्टॉक will not be under the definition of capital asset. Now second one, domestic or personal usable assets. Let's check. Assets which are used by assessee for the personal or the domestic purpose. What does it mean? अगर आपके घर में जितनी भी तरह की assets हैं, आप व्यक्तिगत रूप से जितनी भी तरह की assets को use करते हैं, they are not under the definition of capital asset. But यहां आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन देने की जरूरत है. बट if they are made by precious metal like gold, silver, diamond, etc. are under the definition of capital asset. Exceptionally, घरेलू किसी भी एसेट को हम कैपिटल एसेट की कैटेगरी डेफिनेशन में नहीं रखते हैं. अगर आप उन्हें बेचोगे तो कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है. बट अगर वो एसेट्स, घरेलू एसेट्स, पर्सनल यूजेबल एसेट्स अगर किसी प्रेशियस मेटल से बनी है, गोल्ड सिल्वर से, तो देन इट विल बी डिफाइंड अंडर द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल असेट. लाइक आपकी जो ज्वेलरी है वो ज्वेलरी कैपिटल असेट होती है. आपके घर में अगर कोई इस तरीके के यूटेंसिल्स हैं जो किसी सिल्वर के या गोल्ड के हैं, तो देन इट विल बी अंडर द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल असेट. नेक्स्ट थर्ड इज रूरल एग्रीकल्चरल लैंड. इसका मतलब ये हुआ कि एज पर द लॉ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड भी है, और अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड अंडर द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल असेट है. अगर आप अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को बेचते हो तो आपको प्रॉफिट पर टैक्स देना होगा. बट ग्रामीण कृषि भूमि, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड अगर आप बेचते हो तो उस पर टैक्स नहीं देना होगा प्रॉफिट पर, बिकॉज इट इज नॉट अंडर द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल असेट. बट यू हैव टू चेक कैसे हम कहेंगे कि दिस इज रूरल एग्रीकल्चरल लैंड. तो द लैंड विच इज सिचुएटेड विद इन द पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग 10,000. मतलब अगर ऐसी कृषि भूमि रूरल एग्रीकल्चरल मानी जाएगी जो जहां पर स्थित है वहां की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा ना हो. और अगर पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख तक हो जाती है तो द लैंड शुड बी सिचुएटेड फार फ्रॉम लोकल लिमिट्स, दैट इज 2 किलोमीटर्स. ओके, अगर वहां की पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख तक है तो इट शुड बी सिचुएटेड फार 6 किलोमीटर्स ऑफ लोकल लिमिट्स. और अगर पॉपुलेशन हमारी जहां एग्रीकल्चरल लैंड है वहां की पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक है तो द लैंड शुड बी सिचुएटेड फार फ्रॉम 8 किलोमीटर्स ऑफ लोकल लिमिट्स. तो ये 3 बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है. फर्स्ट इज स्टॉक इन ट्रेड, सेकंड इज डोमेस्टिक और पर्सनल यूजेबल एसेट्स, थर्ड इज रूरल एग्रीकल्चरल लैंड. वी हैव 3 more another assets which are not under the definition of capital asset. Let's check. Gold bond, special bearer bond, and gold deposit bond. These bonds are issued by actually government which are not defined as capital assets. अगर आप इनको बेचते हो तो इन पर आपको कभी भी टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी.
Now, now what we have, as per the law, we have somewhat types of capital assets. Actually, we have two types of capital assets. First is long-term capital assets and gains, and second is शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स एंड गेन्स. एक्चुअली आप जो एसेट्स बेचोगे उस पर जो फायदा होगा, तो फर्स्ट यू हैव टू चेक वो असेट जो आप बेच रहे हो वो लॉन्ग टर्म असेट है, कैपिटल असेट है, या शॉर्ट टर्म है. लॉन्ग टर्म सिंपल अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म मतलब जो हमारे पास लॉन्ग टाइम से थी, आज हम उसे बेचने जा रहे हैं, और जो अभी अभी हमने शॉर्ट पीरियड अभी खरीदी थी और हम उसको बेच रहे हैं. तो as per the law, how to define it is long term capital asset. So let's check the assets which are held by the assessee for 36 months or more are called long term capital assets. इसका मतलब ऐसी कोई assets जो assessee ने, ऐसी कोई assets जो किसी assessee ने 3 साल मतलब 36 months या उससे ज्यादा समय से खरीद के रखी हुई है और आज वो बेच रहा है, तो it will be called long term capital asset. And then the profit arises from transfer of such asset. अगर आप long term asset को बेचोगे तो you will get long term capital gains. And next we have the short term capital asset and the gains. Let's check the asset which are held by the assessee for not more than 36 months are short term capital asset. Simple meaning, अगर हम कहते हैं कि 36 मंथ से ज्यादा समय से हमारे पास है तो लॉन्ग टर्म है, तो 36 मंथ से कम समय पर हमारे पास है तो वो शॉर्ट टर्म असेट होगी. एंड देन द प्रॉफिट अराइजेस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ सच असेट is called short term capital gain. अगर हम short term capital assets को बेचेंगे तो you will get short term capital gain. Now we have some exceptions regarding the short term or the long term capital gain. So then students, you have to pay more attention to understand the exceptions. Exceptions does mean where rules are not applied. In Hindi we can say अपवाद, जहां पर नियमों को ध्यान नहीं दिया जाता. नियम था कि हाउ टू डिटरमाइन दी, हाउ टू चेक दी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, तो 36 मंथ्स वाज द बैरियर. अगर आपने 36 मंथ्स पहले खरीदी है तो लॉन्ग टर्म था, और 36 मंथ्स के बाद खरीदी है और अभी अभी खरीदी और बेच रहे हैं तो देन इट इज शॉर्ट टर्म. बट first exception you have to pay more attention. In case of immovable assets like land, building, plot, the period of 36 months will be reduced to 24 months. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए आप किसी immovable asset को बेचते हैं तो उसकी लॉन्ग टर्म डिसाइड होगी 24 मंथ्स में, ना कि 36 मंथ्स में. इसका मतलब immovable assets 2 साल में ही लॉन्ग टर्म हो जाती हैं exceptionally. And then second, in case of shares, debentures, bonds and other securities, the period of 36 months will be reduced to 12 months. इसका क्या मतलब हुआ कि जो 36 महीने में लॉन्ग टर्म होती थी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, अब 12 महीने में ही लॉन्ग टर्म हो जाएंगी. Exceptionally, this is your second exception. And now third we have the depreciable assets. Depreciable assets, जिस पर depreciation लगाया जाता है, ऐसी assets that can be the business assets are always considered as short term capital asset. ये ध्यान से समझने की जरूरत है. ऐसी assets जिस पर regular depreciation charge होता है, that will always be considered short term capital assets. उस पर खरीद पीरियड आपको ध्यान नहीं देना है कि वो कितने साल पहले से या कितने महीने पहले से आपने खरीद रखी थी. And to calculate the profit from transfer of such asset, we deduct written down value instead of cost. Actually, profit हम कैसे निकालेंगे किसी भी asset को बेचेंगे तो profit यानी gain, capital gains कैसे निकलेगा? That is very much simple. Sales minus cost, you will get profit. But in case of depreciable assets, you have to deduct written down value instead of cost. तो ये exceptions आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है. Now we have basically how to calculate the short term or the long term capital gain, which is taxable, which is going to be taxable. So this is the format how to calculate the short term. We have a long term also in the next slide, but first we have to look short term capital gains. Okay,
तो मैंने अभी सिंपल आपको बोला था कि आपका गेन कैसे है कि प्रॉफिट में से सेल में से प्रॉफिट माइनस कर सेल में से अगर आप कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो यू विल गेट प्रॉफिट। तो सेम वैसा ही एक प्रोसीजर है। तो हियर वी गो, दैट इज सेल्स कंसीडरेशन माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस लाइक ब्रोकरेज, कमीशन एंड एक्सेट्रा आर एडवर्टीजमेंट इवन। तो अगर आप किसी सेट को बेच रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं, उसको सेल करने में अगर आपको कोई एक्सपेंसेस हुए हैं तो वो आपको डिडक्ट करने होंगे। तो सेलिंग कंसीडरेशन माइनस कमीशन एंड अदर, यू विल गेट नेट कंसीडरेशन। देन आप डिडक्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दैट असेट जो आप बेच रहे हैं, और द सेकेंड वन इज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कभी कभी होता है कि आप किसी असेट को खरीदते हैं, लेटर ऑन उसमें कुछ इंप्रूवमेंट, जैसे मान लीजिए मैंने एक मकान खरीदा और एक कमरा बाद में और बनवा लिया, तो दैट इज कॉल्ड द इंप्रूवमेंट कॉस्ट। तो आपको अगर मकान पूरा बेच रहे हैं तो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब उसे परचेज करने की कॉस्ट भी माइनस करेंगे, एज वेल एज इंप्रूवमेंट कॉस्ट भी माइनस कर देंगे। देन यू विल गेट शॉर्ट टर्म कैपिटल gain. This is your short-term capital gain. But later on, you can also get the exemptions. सपोज अगर मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है 1,00,000 रुपए, तो हमें 1,00,000 रुपए पर टैक्स देना पड़ेगा, दिस इज योर प्रॉफिट। बट अगर आप 1,00,000 रुपए की टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप इनकम टैक्स में जो प्रेस्क्राइब्ड प्लेसेस हैं उस पे आप चीजें हैं जहां पर आप इन्वेस्ट करके आप अपने प्रॉफिट के अमाउंट को आप अपनी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर सकते हैं। तो अगर आप एग्जम्पशंस में फॉलो कर लेते हैं तो यू विल आपको रिड्यूस्ड अमाउंट पर टैक्स देना पड़ेगा। तो देन short term capital gain minus exemptions, then you will get the short term taxable capital gain. Okay, now next we have how to calculate the taxable long term capital gain. So let's check the calculation of taxable long term capital gains. Okay, the sales consideration same आपका जैसा था, on selling expenses, brokerage and commission and advertisement like माइनस करेंगे तो you will get net consideration। ऐसा शॉर्ट टर्म में भी हुआ करता था। But what is the main basic difference you have to see, वहां पर हम माइनस कर रहे थे to get the short term cost of acquisition, but this time you have to deduct index cost of acquisition or index cost of improvement. तो there is somewhat difference between cost और index cost. तो in case of short term आप केवल cost माइनस करेंगे, और in case of लॉन्ग टर्म आपको कॉस्ट का इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। हाउ टू इंडेक्स द कॉस्ट मैं आपको अगली स्लाइड अगले उसमें बताऊंगा, आगे मेरे पास नोट्स में है। वेल, तो यू विल गेट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, you will get net consideration, then minus index cost of acquisition and improvement, you will get long term capital gain. And even अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अमाउंट पर टैक्स को रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप एग्जम्पशंस को फॉलो कर सकते हैं। वी हैव लॉट्स ऑफ एग्जम्पशंस, ऑलमोस्ट 8 एग्जम्पशंस। आप इनको अगर फॉलो करते हैं तो आपका टैक्सेबल इनकम ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपकी रिड्यूस हो सकती है। ओके, तो दिस इज द वे to calculate the long term or the short term capital gain. Thank you all of you. The rest part will be I will explain in the next